नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। उत्तर प्रदेश में बीजेपी कार्यसमिति की बैठक में काफी घमासान देखने को मिला है। एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य ने चेतावनी देते हुए साफ कह दिया है कि सरकार से ऊपर संगठन है और संगठन को ही पहले आगे रखा जाएगा। वहीं अब दूसरी तरफ निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने हार का ठीकरा प्रदेश के आला अफसरों पर फोड़ने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि कुछ प्रशासनिक अधिकारी ऐसे हैं जो अंदर से हाथी के साथ हैं, साइकिल के साथ है और उनका समन्वय हमारी पार्टी के नेताओं के साथ नहीं बैठ पाया, जिसके कारण उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। और समय रहते ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों पर एक्शन नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में और भी बड़ा नुकसान उठाने को मिल सकता है। तो अभिषेक, जिस तरीके से नेताओं के बीच बैठक हुई, ये पता लगाने की कोशिश की गई कि हार आखिर क्यों हुई। खुलकर नेताओं ने यह बयान भी दिया कि हार के कारण नेताओं का जमीन से कटना रहा, लेकिन इसी बीच निषाद पार्टी के प्रमुख का यह कहना कि प्रशासनिक अधिकारी इस हार के जिम्मेदार हैं, तो वाकई ये जायज है? देखिए, एक तरीके से तो ये बात बहुत अच्छी है कि नेता आप बोलने लगे हैं, और एक तरीके से ये बात बहुत खराब है क्योंकि ये नेता बहुत गलत वक्त पर बोल रहे हैं। ये नेता, देखिए, लोकसभा चुनाव 3 महीने के लगभग लोकसभा चुनाव चले, तैयारियां तमाम नेताओं ने की। क्या उससे पहले ये अधिकारी ऐसे नहीं थे? सोचने वाली बात ये है, क्या ये अधिकारी आज ही ऐसे हुए हैं या उस वक्त किसी का दबाव इनके ऊपर हुआ करता था? आज इनके ऊपर दबाव नहीं है। अब दबाव किसका हुआ करता था? कमजोर कौन हुआ है? लेकिन अभिषेक, तो यहाँ एक बात ये भी है ना, कोई आला अधिकारी है, अफसर है, या तो वो किसी पार्टी का होकर काम थोड़ी करेगा। वो तो अपने पद की गरिमा निभाएगा ना, वो या बीजेपी का, सपा का या बसपा का। ये डायरेक्ट कहना कि वो सपा के साथ मिलकर काम कर रहे थे या बसपा के, ये तो एक गलत मैसेज देता है ना। देखिए, सबकी एक विचारधारा होती है शबनम, भले ही वो अपने काम में उसे हावी होने दे या ना होने दे। मैं हूं, आप है, सबकी एक अलग विचारधारा, अपनी एक विचारधारा है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर अगर ये कहते हैं कि कोई हाथी का है, कोई साइकिल का है, उन्होंने हमें जीतने नहीं दिया। अरे भाई, अधिकारियों ने कौन सा वोटिंग मशीन के डब्बे बदल दिए? या अधिकारियों ने क्या वोट डालने नहीं दिए? हाँ, राकेश त्रिपाठी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनका जो मामला सामने आया था, उनके साथ जो अभद्रता की गई, या फिर महंत राजू दास का जो मामला सामने आया, उनके साथ जो अभद्रता की गई, उनके साथ जो अधिकारियों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने किया, वो थोड़ा सा जायज नहीं था, वो गलत नहीं था। क्योंकि आपको किसी के पद का गरिमा, आपके पद की कोई गरिमा और सम्मान को रखता है, तो आपको भी सामने वाले के पद और गरिमा का सम्मान करना होगा। तो संजय निषाद पहली बात तो बिल्कुल सही बोले हैं, उन्हें बोलना चाहिए, लेकिन गलत वक्त पर बोले हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि इस तरीके के बयान अब बीजेपी के लिए भी नुकसानदायक होने वाले हैं। बिल्कुल, क्योंकि संजय निषाद मतलब जो अपनी सीट खुद हार गए लोकसभा में, जिन्होंने ठीकरा फोड़ दिया बीजेपी के सर पर कि 400 पार के जो नारा था, योगी कर दिया। योगी आदित्यनाथ के काम करने के तरीके पर भी सवाल उठाए। उन्होंने बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठा दिया। कहा कि अगर चुनाव के दौरान ये बुलडोजर एक्शन ना लिया जाता, गरीबों के घर ना तोड़े जाते, तो शायद नुकसान ना उठाना पड़ता। ये खेमेबंदी है शबनम, आप इसके पीछे की राजनीति को समझिए। केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा था वो मैं आपको एक बार सुनवा देता हूं। एक 10 सेकंड का उनका बयान है, उस 10 सेकंड में आप ये समझ जाएंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में खेमेबंदी है। सुनिए जरा। यहां जो कार्यकर्ता है उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहां सरकारी व्यवस्था के साथ कालिदास मिला। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन सरकार से बड़ा है, यही चीज कही जेपी नड्डा ने, भूपेंद्र चौधरी ने, कि हर एक कार्यकर्ता का सम्मान होगा। यही बात अब कह रहे हैं संजय निषाद, यही बात कह रहे हैं रमेश मिश्रा। तो अब समझिए शबनम, जो कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, योगी आदित्यनाथ की फाइल, बहुत मोटी फाइल पहुंचा दी गई है लखनऊ, दिल्ली पहुंचा दी गई है, लखनऊ से ये हो गया वो हो गया, तो बाड़ेबंदी, खेमेबंदी तो जरूर चल रही है। एक खेमा केशव प्रसाद मौर्य अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके वो ये लालच दे रहे होंगे, हो सकता है कि दिल्ली के जो नेता हैं वो उनके करीब हैं और दिल्ली के जो नेता हैं वो योगी आदित्यनाथ से दूर हैं, उनकी दूरियां ज्यादा है, खटपट ज्यादा है, तो बात ज्यादा किसकी मानी जाएगी, प्रभाव किसका ज्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है केशव प्रसाद मौर्य की बात का ज्यादा प्रभाव नेताओं पर पड़ेगा। तो केशव प्रसाद मौर्य के खेमे में इन लोगों ने आने का इशारा कर दिया है कि हां हम भी आपके साथ हैं। लेकिन मेरा सवाल एक और है शबनम, भूपेंद्र चौधरी
जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, 2017 की जीत का सेहरा किसके सर बंधा? केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे। 2019 की योगी वहां चेहरा नहीं थे, 2014 में चेहरा नहीं थे, 17 में चेहरा नहीं थे, 2019 में चेहरा नहीं थे, 2022 में योगी आदित्यनाथ चेहरा नहीं थे। उसके बावजूद भी सेहरा किसके सर बनता आया है? जो प्रदेश का संगठन है, संगठन के जो अध्यक्ष हैं उनके सर सेहरा सजता आया है। और जब आज हार हुई तो योगी आदित्यनाथ के सर पर ठीकरा फोड़ने के लिए ये बाड़ेबंदी क्यों हो रही है, ये खेमेबंदी क्यों तैयार हो रही है? भूपेंद्र चौधरी ने क्या किया? भूपेंद्र चौधरी से सवाल कौन पूछेगा कि जो जिलों की रिपोर्ट थी वो भूपेंद्र चौधरी तक ही पहुंचकर क्यों रह गई, वो दिल्ली तक क्यों नहीं पहुंची? क्यों उन नेताओं का जो प्रदेश में काम कर रहे हैं, उन नेताओं का डायरेक्ट कनेक्शन दिल्ली से नहीं था? क्यों उनकी बात दिल्ली तक नहीं पहुंची? कि जब उत्तर प्रदेश से एक लिस्ट दिल्ली पहुंचाई गई, योगी आदित्यनाथ खुद लिस्ट लेकर पहुंचे, तो क्यों उस लिस्ट पर संज्ञान नहीं लिया गया? अगर शायद उस लिस्ट पर संज्ञान लिया जाता तो यूपी के नतीजे कुछ और होते। और अब डायरेक्ट योगी आदित्यनाथ को यह कहना कि यूपी में हार का कारण वो है, तो ये वाकई बहुत बड़ी गलत बात जो होगी। नेता अपने उतारे होंगे मैदान में, संगठन से बात करके उतारे होंगे ना। उत्तर प्रदेश में संगठन के जो अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उनसे बात करके उतारे होंगे ना। सामने भी जब बैठक हुई बीएल संतोष के सामने, तो योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा कि हार का कारण वो नेता रहे जो जमीन से कट गए, जो जनता तक जुड़ नहीं पाए, जिन्हें ये नीतियां पहुंचानी थी, जिन्हें विकास पहुंचाना था, जिन्हें ये बताना था कि जो नैरेटिव विपक्ष सेट कर रहा है संविधान को लेकर वो तोड़ना था, वो तोड़ नहीं पाए उन्होंने। और विपक्ष के नेताओं ने कहीं ना कहीं हवा देने की कोशिश की। बिल्कुल। तो ये बुलडोजर पर भी जो है सवाल उठाए संजय निषाद ने। अब वही बुलडोजर है जिसकी तारीफ कर गए हैं जेपी नड्डा साहब के जो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश ने बनाई है, उस कानून व्यवस्था का अनुपालन करना चाहता है इस देश का हर राज्य। इस तरीके की कानून व्यवस्था अपने यहां स्थापित करना चाहता है। इस तरीके का एक्शन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ लेते हैं, तो अगर अवैध बस्ती पर, अवैध कब्जे पर, अवैध सरकारी जगह पर आपने कब्जा किया है, सरकार उसे हटाने के लिए जाती है और वहां समुदाय विशेष के लोग नहीं रहते। अगर संजय निषाद रिवर फ्रंट की बात कर रहे हैं, अगर संजय निषाद अकबर नगर की बात कर रहे हैं जहां बुलडोजर चला, तो वहां सिर्फ हिंदू भी रहे, वहां सिर्फ मुसलमान नहीं रहते थे, वहां हिंदू भी रहते थे। याद करिए हल्द्वानी में क्या हुआ था। एक छोटा सा 50 रुपए के 100 रुपए के स्टाम्प पर एक दलाल सरकारी जमीनों को लोगों को बेच रहा था। क्या लोगों को अंधे हो गए थे वहां कि ये सरकारी जमीन है, 50 रुपए के स्टाम्प पर आपको कैसे मिल सकती है? वहां अगर जब प्रशासन खाली करवाने के लिए हल्द्वानी की जमीन जाता है तो प्रशासन के ऊपर पथराव किया जाता है, प्रशासन के ऊपर प्रशासन को चोट पहुंचाने की कोशिश की जाती है, प्रशासन को एक घर में बंद करके जिंदा जलाने की कोशिश की जाती है। ये वही भीड़ तंत्र है। अगर उस भीड़ तंत्र के साथ संजय निषाद हैं तो बहुत गलत है। और सबसे बड़ी बात, वैकल्पिक तौर पर कह सकते हैं कि अगर आपको इस तरीके की कार्रवाई करनी है तो ऐसे लोगों को आप पहले कहीं बसा दीजिए। अगर अवैध जगह पर, सरकारी जगह पर ऐसे लोग हैं और वो काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है, पहले उन लोगों को घर दिए हैं, अब वो घर उनके मनमाफिक नहीं मिले, वो सरकार की थोड़ी सी खामी हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से माफियाओं पर, गुंडों पर, बदमाशों पर या फिर अवैध कब्जा करने वालों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, वो किसी भी लिहाज से गलत नहीं लगती शबनम। तो जिस तरीके से संजय निषाद ने कहा, योगी आदित्यनाथ सरकार में आला अफसरों पर सवाल उठा दिए हैं, उन्हें सपा और बसपा से जोड़ दिया है। उसी के साथ अब उन्होंने उपचुनाव की राह भी योगी आदित्यनाथ के लिए कठिन कर दी है। उनका कहना है कि 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन उनमें से 2 सीटें उन्हें दिए जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में निषाद पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, वहां जीत दिलाई है जहां शायद बीजेपी जीत नहीं पाती। तो ऐसे में अब उपचुनाव में जिस तरीके तो वो हार गए, जीत कहां दिला दी इन लोगों ने? मिर्जापुर की राजभर जो थे वो भी बहुत जो है उछाले मार रहे थे। राजभर अपनी सीट नहीं बचा पाए, उनके बेटे संजय निषाद अपनी सीट नहीं बचा पाए। और रही जो है उपचुनाव की बात, तो उपचुनाव के बाद चुनाव अगर बीजेपी हार भी जाती है, एनडीए हारा, अभी जो उपचुनाव हुए 10 राज्यों में 13 सीटों पर 10 सीटें इंडिया गठबंधन ले गया, 2 सीटें मिली हैं आपको बीजेपी को। अगर इन 10 सीटों में से भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहता है तो योगी आदित्यनाथ की सेहत पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। उपचुनाव कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है कि ये आपकी सरकार गिरा देंगे या बना देंगे। हालांकि परीक्षा जरूर होगी लोकसभा चुनाव के बाद, और उस परीक्षा में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरा है और कहा है कि बैक फुट पर जाने की जरूरत नहीं है, फ्रंट फुट पर खेलने की जरूरत है। उसके बाद मैं आपको मानता हूं शबनम कि करहल की सीट आप छोड़ दीजिए या फिर एक
कुंदर की जो सीट है वहां 64% मुस्लिम है, करल की सीट अखिलेश यादव के पास थी। इन 2 सीटों पर कड़ा मुकाबला हो सकता है। बाकी सीट है अयोध्या की, आप मिल्कीपुर सीट ले लीजिए, फैजाबाद वाली, या जितनी भी और सीटें हैं वहां बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। तो फिलहाल निषाद पार्टी के संजय निषाद ने सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने सीटों की मांग भी कर दी है उपचुनाव में। उसी के साथ उन्होंने आला अफसरों पर सवाल उठाकर बीजेपी के लिए एक चुनौती खड़ी कर दी है। तो योगी आदित्यनाथ उनकी बात का कैसे जवाब देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।